हमारे साथ दिफाई मुआहिदा किस लिए किया है सऊदी अरब ने? इसीलिए तो किया है। नहीं, हमारा किसी और वजह से किया, वो मिसाइल्स की वजह से आज नहीं आप किया। बहुत सी बातें ना ढके छुपे अल्फाज में कह रहे हैं। आप नहीं चाहते दुश्मन ममालिक को सारे राज एक ही पॉडकास्ट में पता चल जाए। इसकी तफसील तो आप देंगे ना सर, जो हमने इसराइल के ड्रोन्स गिराए, इंडिया ने उड़ाए जो इंडिया ने इसराइली उड़ाए। ड्रोन्स। इंडिया नहीं, पॉसिबली इसराइलियों ने उड़ाए वहां से। इंडिया एम का बनाने की तैयारी कर रहा है क्योंकि उसने फ्रेंच एयरक्राफ्ट्स भी चला के देख लिए और राफेल भी देख लिए और मिराज भी देख लिए, मिग भी देख लिए, तो वो कर कुछ नहीं सके। अगर कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए दोनों फोर्सेस का, तो इंडिया के पास तादाद में चीज़ें क्वांटिटी में ज़्यादा है, मगर क्वालिटी की बात भी आप बताएं हमारे पास, क्या वो है इनके पास? देखिए मुझे सिर्फ जहाज़ों को उड़ा लेना तो एक फ्लाई पास्ट में भी उड़ा सकते हैं ना। हम 23 मार्च को उड़ाते हैं। वो उड़ाते हैं और हम उड़ा देते हैं। हाँ, उड़ाना नहीं सिर्फ होता, अच्छा। इंटीग्रेशन। कि इनके सीडीएस ने ये जो स्टेटमेंट दी है, क्या सूझी उन्हें कि अपने ही मुल्क के खिलाफ उन्हीं के चीफ ऑफ डिफेंस आकर ये बात करें? ये मुझे पहली दफ़ा नहीं हुआ, दूसरी दफ़ा पब्लिक में बोले हैं। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान है, एक बोले थे ये मई के महीने में इसी साल, और अभी दूसरी दफ़ा बोले हैं। उस वक्त बोले थे सिंगापुर में, और अभी बोले हिंदुस्तान में। जब जंग लड़ी पाकिस्तान ने भारत से, हमारे यहाँ क्या तरीक़ाकार है? पाकिस्तान में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाएं, अफवाज को कोई ज़रूरत हो मिज़ल्स की या टैंक्स की, आर्टिलरी की, गन्स की, तो वो डिलीवरी कितने दिन में होती है? देखिए, हिंदुस्तान का एक चीज़ पॉजिटिव है कि उनका बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, इसमें कोई शक नहीं है। मिलिट्री का उस तरह रोल नहीं रहा। हम अपने सर्वाइवल के लिए अपनी तैयारी करते हैं। हिंदुस्तान अपने सर्वाइवल नहीं करता, वो करता है हेजमोनिक डिज़ाइन के लिए, रीजनल डोमिनेंस के लिए, स्टेबलाइजिंग फैक्टर के लिए, एक स्टेबल फैक्टर करने के लिए, इंडिया को चेक करने के लिए, पुलिसमैन ऑफ द एरिया बनने के लिए। तो हमने तो बीजिंग के एयर चीफ को भी कितना इम्प्रेस कर दिया था कि हमने आपके तैयारे इस्तेमाल करके देखें इंडिया की क्या दुर्गत बनाई है। अब मैं ये कंफर्म आपको कर सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद है इस वक्त मिडल ईस्ट के दोस्तों की और मुल्कों की भी। आपने देख ही लिया, कुछ अनफोल्ड होना शुरू हो गए हैं मुल्क आहिस्ता आहिस्ता। वो हमसे चाहते हैं कि हम की ट्रेनिंग करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GNN स्टूडियोज़ पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। आप भी जानते हैं कि बिहार में इंतखाबात हुए और हैरत अंगेज़ तौर पर नरेंद्र मोदी की जमात ने खातिर खा कारकर्दगी दिखाई। तवक्को तो नहीं की जा रही थी, लेकिन तवक्को तो उस स्टेटमेंट की भी नहीं की जा रही थी जो कि उनके CDS अनिल चौहान की जानिब से दी गई है। आप जानते हैं ना कि CDS कौन होता है? जो उनकी तमाम अफवाज की सरबराही कर रहे होते हैं। एंड वुड यू बिलीव कि उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हमारा सारा बयानिया बेच कर के पाकिस्तान के साथ जंग हो रही है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमला कर देगा, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, कहकर ढेर सारे पैसे आपने इस नाम पर ले लिए और उन पैसों से क्या किया? हमारे लिए तो कुछ ना किया। हम तो मुल्क का डिफेंस मजबूत भी ना कर सके, और आपने देखा कि हमारी पोजीशन क्या हो जाती है जब पाकिस्तान के मुकाबले में हमें आना पड़ता है। तो ये सारा क्रेडिट जो नरेंद्र मोदी लेकर जा रहे हैं, ये इस तरह नहीं है। ये पैसे लेते ज़रूर हैं आर्मी के डिफेंस के बजट के लिए, लेकिन हमें पैसे नहीं मिलते। और भी बहुत सारी उन्होंने बातें की हैं। मैं इस चीज़ की माहिर नहीं हूँ कि मैं उन बातों का पोस्टमार्टम करूँ, तो मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, और मैं सबसे पहले उन्हें वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच मिर्ज़ा, वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। खालिद साहब, ये तो आप आ गए तो हमें मौका मिल गया हम भी जान सकें कि इनके CDS ने ये जो स्टेटमेंट दी है, क्या सूझी उन्हें कि अपने ही मुल्क के खिलाफ उन्हीं के चीफ ऑफ डिफेंस आकर ये बात करें? ये मुझे पहली दफ़ा नहीं हुआ, दूसरी दफ़ा पब्लिक में बोले हैं। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान है, एक बोले थे ये मई के महीने में इसी साल, और अभी दूसरी दफ़ा बोले हैं। उस वक्त बोले थे सिंगापुर में, और अभी बोले हिंदुस्तान में। सिंगापुर में आपको याद होगा, जो ही ये जंग हमारा कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हुआ था, तो एक सिंगापुर जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा था कि क्या हुआ, सुना है आपका नुकसान हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जंगों में नुकसान होते रहते हैं। आप ये देखें कि हमने अपनी गलती को रियलाइज़ किया और हमने कम बैक किया, और हमने 10th को बड़ी बमबारी की है, टारगेटिंग की पाकिस्तान के खिलाफ। वो मैं कई दफ़ा चैनल्स पर कह चुका हूँ, उसके में बात करने की इसलिए ज़्यादा शायद रिपीटिशन हो जाए, लेकिन उस वक्त भी मैंने चैनल्स पर कहा था कि ये देखिए, ऐसी एयरफोर्स है जो 1000 फाइटर जहाज़ है, जिसके पास डिफेंस फोर्सेस का $85 बिलियन बजट है, दुनिया की चौथे 5वें नंबर पर एयरफोर्स है, और पाकिस्तान में जंग के दौरान फाइटर जहाज़ ग्राउंड कर दिए जाते हैं। तो ये एक ऐसी एयरफोर्स है जो हमारे साथ, हमारी एयरफोर्स जो 40-50 साल से या हाईएस्ट अलर्ट है या अलर्ट है, सुकून में कभी नहीं है।
जैसे स्विट्ज़रलैंड की एयरफोर्स हो सकती है, डेनमार्क की एयरफोर्स हो सकती है, वो पीसफुल हैं, वो सिंबॉलिक होती हैं। हमारी इसी अलर्टनेस पे है। तो मैंने कहा था ये हमारी एयरफोर्स को वो ऑफेंस लॉन्च करते हैं हमारे खिलाफ और फिर अपने टैक्टिक्स इंप्रूव करने लग जाते हैं हम पर हमला करके। तो ये दुनिया की कोई एयरफोर्स नहीं करती। ये सच एन अनयूजुअल ये ऐसी चीज़ थी, तो सच मुझे हैरानगी हुई थी। और उसके बाद आप देखिए कि अब बोले हैं और अब फिर वो कह रहे हैं कि ये हमारे साथ ज़्यादती हुई कि बजट की ये सारी नाइंसाफ़ी हुई है या लेके चला गया। अब ये दोबारा बोले हैं और दोबारा क्या बोले हैं कि हमारा डिफेंस बजट हम पे नहीं खर्चा जा रहा, हमारे नाम पे लिया जाता है। क्लियर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह साहब जनवरी 9, आप गूगल पे उनकी तकरीर ढूंढ लें, एक सेमिनार हुआ था और उस वक्त उन्होंने कहा कि मुझे और ज़्यादा जहाज़ चाहिए क्योंकि मैं दुश्मन पर अपनी खौफतारी रख सकूं, रेलेवेंट रह सकूं। अब ये दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट उन्होंने कही कि खौफतारी कर सकूं और रेलेवेंट रह सकूं। अब आप देखिए उनको बजट नहीं मिला तो परफॉर्मेंस मई में क्या हुई, ना रेलेवेंट रहे ना उनका खौफ रहा। एक बात ये उन्होंने एक दफ़ा कहा। फिर जब ये कॉन्फ्लिक्ट हो चुका था 6 और 7 मई वाला, 30 मई, मैं डेट्स इसलिए बता रहा हूँ कि आपके नाजरीन गूगल करके ढूंढ सकें, 30 मई को दोबारा पब्लिक सेमिनार खास तौर पे नाज़रीन नहीं, वो हमारे हमसाए भी एक बार गूगल करके देख लें कि असल में हकाइक हैं क्या। 30 मई को दोबारा आए और 30 मई को आकर एक और बड़ी स्ट्रेंज बात की। उसमें उन्होंने कहा कि जब एज एन एयरफोर्स चीफ मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा होता हूँ तो साइन करते वक्त मुझे पता होता है कि जो प्रॉमिस डिलीवरी डेट है ये मीट नहीं होनी, मैं फिर भी साइन कर देता हूँ। अब आप ये देखिए, एक मायूसी, एक हेल्पलेसनेस का एलिमेंट देखिए एयरफोर्स चीफ के दौरान। और मैं अक्सर कहता हूँ कि आप इमेजिन करें कि उनके डाउन टू द एयरमैन, द पायलट, द टेक्नीशियन, एयर डिफेंस कंट्रोलर पर क्या असर जाता होगा जब उनको पता है हमारा एयरफोर्स चीफ ही बेबस है, यानी उसी की नहीं मानी जा रही, उसी से प्रॉमिस किया हुआ पूरा नहीं हो रहा। तो ये जो एलिमेंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है ये ट्रिकल डाउन करती है, इसका डोमिनो इफेक्ट होता है। यानी एक ईंट को आप गिराएं, वो दूसरी ईंट को, तीसरी ईंट को, ये डोमिनो इफेक्ट मल्टीप्लाई करता है। मैं पाक फ़िज़ाइया के सरबराह से मुझे ऑनर है, मैं कई दफ़ा मिल चुका हूँ पिछले चंद सालों में। मुझे कोई मायूसी नज़र नहीं आई और कोई डिसअपॉइंटमेंट नज़र नहीं आती, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं नज़र आती। टारगेट इतनी स्पीड पे अचीव हो रहे हैं। मैं एक जगह गया और मैंने पूछा ये कब मुकम्मल करना था, ये एयर चीफ की तरफ से कब डायरेक्शन है तुम्हें, यह हुक्म क्या मिला था, ऑर्डर। तो उन्होंने अंग्रेज़ी में मजाक में मुझे कहा, सर शुड हैव बीन डन यस्टरडे। मतलब ये कि जो हमें काम मिलता है वो ऐसे लगता है कि तो कल कर चुके होना चाहिए था। तो ये स्पीड है। दूसरी तरफ ये है वो कहते हैं कि वो मिल नहीं रहा। तो वो लॉन्ग हिस्ट्री है। कुछ इसमें ऐड करना चाहूँगी, जिस तरह के जब जंग लड़ी पाकिस्तान ने भारत से, तो उसके ऊपर डेफिनेटली बजट आया। वो बजट भी पाकिस्तान आर्मी को पे ऑफ हो चुका है। आपने मुझे बताया कि इंडियन चीफ को जब कोई एमिनेशन या कोई भी चीज़ दरकार होती है तो उसे यकीन नहीं होता कि उससे वो कितनी देर में डिलीवर की जाएगी। हमारे यहाँ क्या तरीका कार है? पाकिस्तान में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाएं, अफवाज को कोई ज़रूरत हो मिज़िल्स की या टैंक्स की, आर्टिलरी की, गन्स की, तो वो डिलीवरी कितने दिन में होती है? देखिए, हिंदुस्तान का एक चीज़ पॉजिटिव है कि उनका बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, इसमें कोई शक नहीं है। मिलिट्री का उस तरह रोल नहीं रहा, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ है कि ब्यूरोक्रेटिक चेन बहुत लंबा है उनका। यानी आपको प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, एक के बाद दूसरा अप्रूवल, दूसरे बाद तीसरा अप्रूवल। और वन ऑफ द सर्विसेज का मतलब है, जैसे और बहुत सारे हुकूमत के इदारे होते हैं, फ़ौज भी उनका एक इदारा है। हम अपने सर्वाइवल के लिए अपनी तैयारी करते हैं, हिंदुस्तान अपने सर्वाइवल नहीं करता, वो करता है हेजमोनिक डिज़ाइन के लिए, रीजनल डोमिनेंस के लिए, स्टेबलाइजिंग फैक्टर के लिए, एक स्टेबल फैक्टर करने के लिए, इंडिया को चेक करने के लिए, पुलिसमैन ऑफ द एरिया बनने के लिए। हमारा तो कोई डिज़ाइन नहीं है। हमें किसका अप्रूवल चाहिए होता है ये सब करने के लिए? प्रोसीजर हमारा भी यही है, जाहिर है इसी तरह का है, लेकिन एक एलिमेंट ऑफ अर्जेंसी और एक एलिमेंट ऑफ कॉज और एक एलिमेंट ऑफ सर्वाइवल, इसकी वजह से हमारे स्पीड पे होते हैं फैसले, क्योंकि हमारा सर्वाइवल एट स्टेक होता है। हमने इसलिए नहीं लेना कुछ शो ऑफ करना है, या हमने रीजनल को डोमिनेंस दिखानी है, या मरूब करना है दूसरों को कि ये इंप्रेस हो जाओ हमारे से कि हमारे पास इतने फाइटर ज़्यादा। हम लेते हैं सर्वाइवल के लिए। J-10 लिया था हमने रिकॉर्ड मुद्दत में, 9 महीने के अंदर ऑपरेशनल डे एंड नाइट कर लिया था, उन्होंने 5 साल में किया था। तो हमारी, जैसे मैंने कहा ना, ये जो फैक्टर मैंने बताया, डोमिनेंस है, हमारी सर्वाइवल है, हमारा डोमिनेंस के खिलाफ सर्वाइवल है, हमारी कॉज है, जिसकी वजह से हम जल्दी इंडक्ट करते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं ऊपर के जो हायरार्की होती है, पॉलिटिकल लीडरशिप हो या और मिलिट्री लीडरशिप हो, वो जल्दी कॉम्प्रीहेंड कर पाते हैं कि जस्टिफिकेशन है। और दूसरी आखिरी बात, दलील पे बेस्ड होता है, एम्बिशंस पर बेस्ड नहीं होता, जिसका मतलब हमें ये भी जहाज़ चाहिए, हमें राफेल भी चाहिए, हमें मिराज 2000 भी चाहिए, हमें तो उनके पास भी है। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो अब थोड़ी सी काम होती जा रही हैं, जो मई में हुआ। आपने इम्प्रेस करने की बात की,
तो हमने तो बीजिंग के एयर चीफ को भी कितना इम्प्रेस कर दिया था कि हमने आपके तैयारे इस्तेमाल करके देखें इंडिया की क्या दुर्गत बनाई है। तो वो पाकिस्तान का उन्होंने दौरा किया और उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल वोंग गैंग। वो आए यहाँ तो हमने उन्हें ब्रीफ किया। सर वो ब्रीफिंग क्या थी, हमने उन्हें कैसे बताया कि हमने क्या क्या किया इंडिया के साथ? वो इत्तेफाक से मैं तो ब्रीफिंग में नहीं था लेकिन जो मेरी इनपुट है वो सिर्फ वही नहीं थे, चाइना के एयर चीफ नहीं थे सिर्फ जो आना चाहते थे। आप अगर रिकॉर्ड निकलवा लें, ऑफिशियल रिकॉर्ड जो ऑफिशियली आए हैं, वो सीरीज़ है हमारे जो दोस्त मुल्कों के एयरफोर्स चीफ्स आना चाहते थे, जो टॉप हेड्स आना चाहते थे, और सिर्फ आना नहीं चाहते थे बाय द वे, एक वो लर्निंग करना चाहते थे और एक हमसे चाहते थे कि हम यही ट्रेनिंग उनके पायलट्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियन, एयर डिफेंस कंट्रोलर्स को दें। अब मैं ये कंफर्म आपको कर सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद है इस वक्त मिडल ईस्ट के दोस्तों की और मुल्कों की भी। आपने देख ही लिया, कुछ अनफोल्ड होना शुरू हो गए हैं मुल्क आहिस्ता आहिस्ता। वो हमसे चाहते हैं कि हम उनकी ट्रेनिंग करें रोमानिया और दूसरे मुल्कों में। तो अब क्रेडिबिलिटी है और मैं अक्सर कहता हूँ कि बिकॉज विक्ट्री हैज़ वैल्यू, आपके प्रोग्राम में कई दफ़ा जिक्र, जब आप विक्टोरियस होते हैं तो आपकी वैल्यू, आपकी कदर, आपकी वक़्त में इजाफा होता है। अमरीकी सदर को ही देख लें, अब वो तो एक अलग पॉडकास्ट कर सकते हैं हाफ अ सेंचुरी टाइम्स वो बात कर चुके हैं पाकिस्तान जी, की, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की, पाकिस्तान के वजीर आजम की, अच्छा आदमी है, वेरी नाइस मैन, इस किस्म के स्टेटमेंट्स तो ये नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत को तो नहीं मिलते। अगर ये विक्ट्री ना हुई होती तो किसी ने हमारी तारीफ नहीं करी, ये भी आप एग्री करेंगे। हमारी रेलेवेंस बनी है, हमने साबित किया है, या अर्न किया है, बल्कि साबित भी नहीं किया, अल्लाह के मदद के बाद। मैं साथ ही ह्यूमिलिटी के साथ कहना चाहूँगा, ज़ाहिर है जिन्होंने भी किया ये अल्लाह की मदद से ही होता है। लेकिन ये एक वैल्यू ऐड होती है जब आप ताकत अपने आप को शो करते हैं कि हम एक ताकत हैं। दुनिया तो हमें ताकत नहीं मानती थी, वो हिंदुस्तान को कह रही थी, जो मैंने कहा स्टेबलाइजिंग फैक्टर भी वही है, पुलिसमैन भी वही है, चाइना का मुकाबला भी वही कर सकता है। दुनिया उसको फंड करती थी, 4 दहाइयों से उसने दुनिया को कन्विंस किया हुआ था कि अगर कोई चाइना के मुकाबले में इस रीजनल पावर है तो मैं हूँ। अब वो भरम टूट गया, पाकिस्तान ने कहा हम भी एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर हैं, हम अगर स्टेबलाइज नहीं करने में हेल्प करेंगे तो ये एरिया स्टेबलाइज नहीं होगा, हमारी कंट्रीब्यूशन होगी। तो दुनिया ने आपको रेलेवेंट माना और आपके सामने देखा कि हमारे फोर्सेस को भी जो पजीराई मिल रही है, दुनिया आ रही है, जॉर्डन के किंग आए हुए हैं, कितने अरसे बाद आए हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि दुनिया आपको रेलेवेंट जानती है। आपने ताकत अपनी साबित की, एक रेलेवेंट फैक्टर बनने के बाद दुनिया आपसे एंगेज कर लिया। और एयरफोर्स चीफ से बहुत सारे लोग मिल भी चुके हैं फॉर्मली, बहुत सारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और हमारी एयरफोर्स की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि हम इतने मुल्कों को जितने आए हैं, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि सबको ट्रेनिंग देना शुरू कर दें, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे अपने हालात ही स्टेबल नहीं हो रहे। मैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। तो ये एक लॉन्ग हिस्ट्री है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्राइड होता है जब इतने इतने बड़े मुल्क, और कुछ लोगों के नाम हैं जो शायद मैं अभी मीडिया पे शेयर नहीं कर सकूं, जब मैं उनका नाम सुनता हूं कि वो भी हमसे ट्रेनिंग के लिए मदद मांग रहे हैं, तो आपका सीना और ज़्यादा होता है कि ये ऐसा हम इतने काबिल हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह। एक तैयारी भारत ने की थी माजी में कि इन्होंने भी मेड इन इंडिया करके कुछ तैयारे बनाने थे। वो मेड इन इंडिया वाले तैयारे आजकल कहाँ पर इन्होंने लंगर अंदाज कहूँ या हैंगर अंदाज कहूँ, क्या कहूँ, किए हुए हैं? आप मुझे बताएं कि मेड इन इंडिया वाले प्लेन्स किधर हैं? ये 40 साल का दुख है, ये आज का नहीं है। वो आप क्विक हिस्ट्री कवर कर लेते हैं ताकि हम बेहतर समझ कर पाएँ कि कहाँ हैं आजकल और इस जंग में कहाँ थे। भारत के तैयार करते तैयारे और वो कहाँ थे मई में और अब कहाँ है, वो आप पूछना चाह रही हैं। देखिए, ये तैयारे 1985 में 1985 में पूरे 40 साल पहले सोचे गए थे कि हिंदुस्तान अपना जहाज़ बनाएगा और उसका नाम रखा था तेजास। उन्होंने पहले LCA रखा था, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसका नाम तेजास कर दिया उन्होंने। ठीक है, बना लिया। 1985 उन्होंने शुरू किया। 1995 10 साल बाद हम पर पाबंदियाँ लगी हुई थी F-16 की, अमेरिकन की तरफ से हमारे स्पेयर पार्ट्स रोक लिए गए थे। आप सबको याद होगा 80s के एंड में जब हम सोवियत यूनियन से फारिग हुए, हमने मार भगाया, सोवियत यूनियन टूट गया, हमारी अमेरिका को ज़रूरत ना रही, हमारे स्पेयर पार्ट्स बंद कर दिए गए, हमारे पास 40 जहाज़ थे, उनके फ़ंड रोक लिए गए, $658 मिलियन रोक लिए गए। हमारे कहा गया कि इसके बदले में गंदम ले लो लेकिन जहाज़ नहीं दे सकते आपको। हमने सोचा उस वक्त की लीडरशिप ने, और ट्रिब्यूट उनको आज मैं देना चाहूँगा तमाम लीडरशिप को, जिन्होंने विजनरी एक एप्लीकेशन किया कि हम तो इसी तरह हॉस्टेज रहेंगे अमेरिका के या किसी भी मुल्क के। तो हमने फिर अपना जहाज़ बनाने का सोचा कि हम अपना जहाज़ बनाएंगे, और वो भी 1995 में 1995 इंडिया के 10 साल बाद JF-17 थंडर। और बहुत पाबंदियाँ थी बाय द वे, क्योंकि हम वेस्ट के मुकाबले में खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। यूरोप, अमेरिका, सब ने हमारी मदद नहीं की, हमने इंडिपेंडेंट बनाया। और मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आता हूँ पिछले 30 सालों में और पिछले 40 सालों में। वो 40 साल से जहाज़ बना रहे हैं जो उनका तेजस है, और हम 30 साल से JF-17 थंडर बना रहे हैं। उनके 40 सालों में आज उनके पास 40 जहाज़ हैं, हमारे 30 सालों में 200 जहाज़ हैं।
और अभी जंग में सबने हिस्सा लिया JF-17 थंडर ने, और आपने S-400 जो उनका मिसाइल मारा था वो JF-17 थंडर ने मारा था। एक बात मेड इन पाकिस्तान ने। मेड इन पाकिस्तान ने। और इंडिया के जो तेजास है उनका हाल जो आपने पूछा, वो 40 जहाज हैं। एक एयर बेस है श्रीलंका के पास। अच्छा, अपने मुल्क में भी नहीं रखते? नहीं, अपने मुल्क में है, बॉर्डर के पास है। इस श्रीलंका के बॉर्डर के पास, श्रीलंका के नॉर्थ में एक सुलुर एयर बेस है, SULUR, वो बेस है वहाँ पे। वो इतनी दूर है कि हम नहीं वहाँ पहुँचते और वो भी हम तक नहीं पहुँच सकते। तो वो उन्होंने 40 के 40 वहाँ रखे इस वजह से कि ये जंग के काबिल नहीं। चिश्ती साहब, जिस तरह के अब हमारे घर में एक स्टोर रूम होता है जहाँ हम अपने घर की सबसे फालतू चीज़ें इकट्ठी करके जमा करते हैं और वहाँ कोई साल में एक दफ़ा जाना होता है, तो इंडिया ने भी उसी तरह अपने तेजास को वहाँ अपने स्टोर रूम में रखा हुआ है कि जिनकी ज़रूरत नहीं पेश आएगी। नहीं, एक और फैक्टर भी है। एक और ये फैक्टर है कि उनको अभी तक इंजन ही नहीं पता कि फाइनल कौन सा लगना है इसमें। 40 सालों में उनका एक इंजन है, WS-10 है शायद, वो अमेरिका से मांग रहे हैं। अमेरिका ने वादा किया हुआ है, ना अमेरिका देता है ना इंजन पहुंच रहे हैं। वो उन्होंने एक रशियन इंजन पहले लगाया था। ये $1 बिलियन वाली जो डील है उसकी बात हो रही है? नहीं, 1 बिलियन ये तो एक स्टैंड अलोन है जो बड़े अरसे से वादा किया गया था कि हम आपको इंजन दे रहे हैं। लेकिन अब कन्फ्यूजन ये है कि हम अपने इंजनों से लगा के इसको चला लें, उड़ा लें, या फिर इंतजार करें अमेरिकन इंजन का। तो वो दरमियान में अभी तक, जिसकी वजह से वो जहाज़ ना इधर हो पाया नहीं। इसीलिए आखिरी वक्त में और करूँ, जब ये जंग खत्म हुई तो इंडिया ने कहा हम एक एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने जा रहे हैं, एमका के नाम से, एमका के नाम से, AMCA, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इन्होंने कहा अब हम नहीं छोड़ेंगे, हम अपना बनाएंगे। तो उस वक्त भी लोगों ने मेरे से पूछा था ये एम क्या चीज़ है। मैंने कहा जिस दिन ये टेक ऑफ करेगा मैं उस दिन देखूंगा। मेरी ज़िंदगी में कर जाए तो मैं बड़ा खुश होऊंगा। लेकिन क्योंकि ये तो 10 साल 85 से चला आ रहा है। 85 से वो चल रहा है, तो अब देखते हैं कितनी देर में। और जहाँ आपने बताया कि ये इंडिया एमका बनाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसने फ्रेंच एयरक्राफ्ट्स भी चला के देख लिए और राफेल भी देख लिए और मिराज भी देख लिए, मिग भी देख लिए, तो वो कर कुछ नहीं सके। लेकिन अगर इंडिया अपने इन तमाम एयरक्राफ्ट्स के साथ निकलता है बाहर के, मैं नुमाइश करता हूँ और मैं इन्हीं सब के साथ पाकिस्तान को जवाब दूंगा, तो पाकिस्तान के पास वो कौन सी स्ट्रेंथ है? क्योंकि आपने हमारे ही एक प्रोग्राम में बताया था कि अगर कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए दोनों फोर्सेस का, दोनों आर्मीज़ और नेवीज़ का, तो इंडिया के पास तादाद में चीज़ें क्वांटिटी में ज़्यादा हैं, मगर क्वालिटी की बात भी आप बताएं हमारे पास, क्या वो है इनके पास? देखिए मुझे सिर्फ जहाज़ों को उड़ा लेना तो एक फ्लाई पास्ट में भी उड़ा सकते हैं ना। हम 23 मार्च को उड़ाते हैं। वो उड़ाते हैं और हम उड़ा देते हैं। हाँ। उड़ाना नहीं सिर्फ होता, अच्छा। इंटीग्रेशन आपने उनका इफेक्ट किया क्रिएट कर। एंड ऑफ द डे आप कौन से टारगेट अचीव करते हैं उनको सबको। एक तकरीबन उनके पास 700-800 के करीब एक्टिव फाइटर जहाज़ हैं इस वक्त, हमसे दुगने से भी ज़्यादा है उनके पास। लेकिन आपने देखना ये है कि आपने सबसे ज़्यादा एसेट्स कीमती रख ली, उनकी एम्प्लॉयमेंट है। और अक्सर आपके स्टूडियो में बड़ा आसान लगता है मुझे मिसाल देना कि ये माइक लगा हुआ है, ये लाइटें लगी हुई हैं, ये कैमरे चल रहे हैं, मेरे हवाले कर दें। अगर मुझे कुछ नहीं आता तो ये मेरी लोग ये दरवाजे से आगे बात नहीं जाएगी। नहीं, आप हमारा शॉर्ट सर्किट करके चले जाएंगे। आप क्या कहेंगे, जो मेरे नहीं तो फिर ताड़े भी नहीं। EW वॉरफेयर, हाँ साइबर कमांड को अप्लाई। तो जब तक ये स्पेशलिस्ट लोग हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो मेरी और आपकी आवाज़, शक्ल, वीडियो, बातें सारी लोगों तक पहुंच रही हैं। तो ये लोगों तक नहीं पहुंच रही जब तक इनकी टेक्नोलॉजी का आपको इस्तेमाल करना ना तो। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने कैसे उनको इंटीग्रेट करके फैट किया। पाक फ़ज़ाइया कहीं कम है, हम डिफेंसिव में थे, हम रिएक्टिव में थे, हमने तो ऑफेंस नहीं लॉन्च करना था। उसके बावजूद आप देख लें अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पीस टाइम में करना होता है। ये जंग के दौरान जो अनिल चौहान साहब का मैं कह रहा था कि हम देखे जी, हमने 7 तारीख को गलतियों का एहसास किया, हमने लर्न किया, हमने इम्प्रूव की, और 10 तारीख को देखे हमने किया। आप कैसे गलतियों का एहसास कर सकते हैं एक जंग के दौरान? और मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, अगर रिपीट ना हो तो मैं फिर कह देता हूँ, रोनाल्डो नंबर 1 फुटबॉल प्लेयर मैं मानता हूँ फुटबॉल का। 90 मिनट का मैच होता है मुनीज़े फुटबॉल का। 90 मिनट की, मैं एक दिन रिसर्च कर रहा था कि रोनाल्डो के पास कितनी देर एवरेज बॉल आती है 2 मिनट पूरे 90 मिनट में। इट्स 2 मिनट्स टोटल पूरे 90 मिनट्स के मैच में 2 मिनट रोनाल्डो के पास 30 सेकंड, 10 सेकंड, 2 सेकंड इस तरह बॉल आती है। और उसी में उसने शॉट जब जमा करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 2 मिनट्स। 2 मिनट्स के अंदर जो रोनाल्डो करता है, रोनाल्डो को दुनिया उस वजह से जानती है। जो वो 88 मिनट्स में खेलता है उसको दुनिया नहीं जानती है। PF डज दैट। हमें जो 2 मिनट में कहा जाता है, क्योंकि हमने हमारे पास टाइम वही 2 मिनट है। यू कांट टेल के नहीं 88 मिनट मुझे पूरा खेलने दो। रोनाल्डो के पास 2 मिनट में आती है। जो वो ऐड वैल्यू करता है उस बॉल को, गोल करता है, पास देता है, पोजीशनिंग करता है, बीट करता है, रोनाल्डो उस तरह जाना जानता है। तो ये हमारी एयरफोर्स इस तरह काम करती है। जिस दिन आपके सर पे पड़ती है उस दिन अगर आपने नई वैल्यू ऐड की
तो आप पीस टाइम में एरोबेटिक्स करते रहें और 100 का 100 नहीं 1000 जहाज उड़ा शायद दें। आप रोनाल्डो की मिसाल दे रहे हैं, शायद ये स्टेटमेंट हारिस रऊफ का या तो विन होता है या फिर लर्न होता है। तो हमने तो विन कर लिया है। वो नेल्सन मंडेला ने कहा था कि आई नेवर लूज, आई इधर विन और लर्न। तो आपने वो लगाया यहाँ पे। हाँ जी, आपने तो अच्छी मिसाल दी, लेकिन इंडियन समझ गए जो मैं उन्हें बताना चाह रही थी। नहीं, वो कह सकती हैं, आप कह सकती हैं, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। अक्सर लोग मुझे कहते हैं आप इंडियन एयरफोर्स को इतनी तमीज़ से क्यों बात करते हाँ हैं। जी। मैंने कहा वो ज़्यादा मेरी बात सुनेंगे अगर मैं तमीज़ से करूँगा, तो बदतमीज़ी से करूँगा मेरी बात नहीं सुनेंगे। तो मैं चाहता हूँ मेरी बात सुने। इसी अच्छाई का मुजाहरा दूसरी तरफ से भी हो जाए तो फिर क्या ही बात है, I क्योंकि wish. मैं जितने भी इंटरव्यूज़ आपके और मेरे वाले भी लगाए उसके ऊपर तो उनकी जानिब से ही गुलपाशी की जा रही है और अच्छे अच्छे अलका बात दे रहे हैं। अच्छे से आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही मैं हूँ। एक दफ़ा कायद-ए-आज़म पे अक्सर मैं 22 साल से देता हूँ डॉक्यूमेंट्रीज़, अपने चैनल पे भी डालता रहता हूँ। तो कायद-ए-आज़म से किसी ने आखिरी वक्त पूछा जब उनको धोखे हुए, पाकिस्तान की जगह इधर-उधर कर दी गई, कुछ सूबे इधर-उधर मिला दिए गए, तो कायद-ए-आज़म से किसी जर्नलिस्ट ने पूछा अंग्रेज़ी में, मिस्टर जिन्ना, गिवन अनदर चांस वुड यू लाइक टू बिहेव डिफरेंटली? क्या आपके साथ धोखे हुए ना? तो आप गिवन अनदर चांस वुड यू लाइक टू बिहेव डिफरेंटली? कायद-ए-आज़म ने कहा नो, आई वुड लाइक टू बिहेव द सेम वे, आई वुड लाइक अदर्स टू बिहेव डिफरेंटली। तो अभी आपने क्या कहा? मैंने वही क्यों? कहा जो कि I want others to behave differently. हाँ। So I can't But- behave differently because of them. यू आर सेइंग इट राइट। अच्छा सर, अगर हम बात करें इनकी अपग्रेडेशन की, इनकी टेक्नोलॉजी की, इनके सिस्टम की, S-400 था इनके पास, इनके पास राफेल थे, इनके पास नेवी भी जदीद है, तो हम कहाँ खड़े हैं आज? देखिए, हमें डे वन से पता है हमारी जो इंस्पिरेशन है वो हमारा सर्वाइवल है। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमारी एक कॉज है। मैं फाइटर पायलट हूँ, कोई सेलर हो, कोई सोल्जर हो, वी डोंट फाइट फॉर हेजमनी। मैंने तो कहा, मैं पहले भी आपके चैनल में शायद एक दफ़ा कहा था, जब मैं उड़ता हूँ तो मेरा फ्यूल जहाज़ का होता है, मेरा फ्यूल तो कौम होती है पीछे। वो दुआएं देती है, मेरे से एक्सपेक्ट करती है, मैंने तवक्कुआत पूरा उतरना होता है। दैट मेक्स मी फाइट वेल बिकॉज इट्स एन ऑब्लिगेशन, इट्स अ लोन टू मी। कौम ने मेरे पे ट्रस्ट किया हुआ है, मेरे पे खर्चा होता है पैसे, दे लुक अप टू मी। तो मैंने वो देखना होता है, इट्स एम्प्लॉयमेंट। मैं हमेशा ये कहता आया हूँ, इट इज़ नॉट स्टैंड अलोन। एक हमारा जज्बा है, मुझे पता है मेरा जज्बा या मेरी कॉज बड़ी जस्टिफाइड है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि जब कॉज जस्टिफाइड होती है, आपके पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था, फिर वॉर जस्टिफाइड होती है। तो जब वॉर जस्टिफाइड होगी, आपकी फौरन जस्टिफाइड होगी ऑटोमेटिकली। आपका अगर ये फेथ होगा कि मुझे असला भी नहीं मिल रहा, मेरे वादे भी नहीं पूरे हो रहे, मुझे इंजन भी नहीं अमेरिकन मिले, मेरी टाइमलाइन भी हमेशा पीछे रहती है, मैं दस्तखत करते वक्त ही पता होता है हर वक्त ही रोते नहीं, तो रहती मेरा है। माइंडसेट क्या है? और अगर मैं लीडर हूँ या कमांडर हूँ तो मेरे पीछे वालों का क्या हाल होगा? The सर results मुझे of तो आपकी बात सुनकर लगा जैसे कि इंडियन फोर्सेस एक खातून के जैसे हैं, वो जो टस्वे बहाती रहती है और वो झूठे टस्वे होते हैं, झूठे आंसू होते हैं, उसका मकसद भी कोई नहीं होता, और डिलीवरेंस नहीं है तो किसी चीज़ पे तो उसने अपना ब्लेम डालना ही है। वो आप ज़्यादा बेहतर नुमाइंदगी कर सकती हैं ख़वातीन की मेरी निस्बत। सर आप ये बताएं कि हमारे जो तैयारे हैं जिनमें J-10C है और F-16 या 17, उनमें क्या अपग्रेडेशंस होने वाली? वो तो अभी काफ़ी ज़्यादा हिंदुस्तान भी क्यूरियस होगा हमसे जानने में, और जाहिर है। लेकिन ये मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ, डिटेल्स अभी मुश्किल इसलिए है कि वो फिर पर्चा आउट हो जाता है, जिसको कहते हैं ना बचपन में, तो वो मुश्किल है। बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी सारा नहीं मैं बता सकूँ। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारे पास F-16 है, जो इस वक्त पाक फ़िज़ाइया चाहती है कि हमारे पास उसकी रेंज 60-70 किलोमीटर है इस वक्त, जो हमारा राफेल के मुकाबले में हाफ है जो हमारे मिसाइल की रेंज है, बियॉन्ड विजुअल रेंज जो F-16 पर लगा है। राफेल के मामले में भी इनसे यही गलती हो गई थी जिसकी वजह से ये मारे गए थे कि पाकिस्तान के पास रेंज कम हाँ है। जी, रेंज कम वाली और वो है। भी कोई 50 किलोमीटर की रेंज थी जी, 150 वो समझ रहे थे, हमारे पास 1.5 है लेकिन हमारा 50 ऊपर का था। तो अभी हमारी F-16 की माइनस थी, जिसकी वजह से F-16 था हवा में रात को, उस रात को उड़ रहे थे, लेकिन क्योंकि उनकी रेंज राफेल से हाफ थी तो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली आइडियल के वो शूट कर सके। वो जो आपका सवाल है कि AMRAAM एडवांस मीडियम एयर टू एयर मिसाइल जो होते हैं वो इस पर लगते हैं अमेरिकन, और सिर्फ अमेरिकन ही लग सकते हैं। उसमें A, B और D होता है। हम D लेना चाहते हैं जो लेटेस्ट है, ज़ाहिर है उसकी तकरीबन 150 किलोमीटर रेंज है। चाइना से? नो, चाइना का लग ही नहीं सकता, ये अमेरिकन F-16 है ना। तो F-16 जो अमेरिकन जहाज़ है तो अमेरिकन मिसाइल ही लग सकते हैं इसको। ये आमतौर पर कंपनियां बड़ी इसमें रखती हैं, स्ट्रिक्टली गार्डेड, सारे एक कॉन्फिडेंशियलिटी रखती हैं। वो जो एक दफ़ा आपने पूछा था कि ये इंडिया के पास कोड नहीं थे, तो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, कोड नहीं होते, वो अपग्रेडेशन वाला होता है। तो हमें F-16 के ऊपर मिसाइल अमेरिकन ही लेने पड़ेंगे।
एक वो एक ऑप्शन हम लुक फॉरवर्ड करें कि हमें मिल अमेरिका जाए। हमें दे देगा, फिर कहेगा भारत पे ना चलाना। हाँ बोले, लेकिन ऐसा हमने कोई मायदा नहीं किया। वो मिसपरसेप्शन लोगों की होती है, दूर कर दें। हमने कोई बॉन्ड ऐसा नहीं भरा हुआ, ना अच्छा, कोई ये एग्रीमेंट। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ऐसा कोई मुआहदा नहीं है? Absolutely. सर, जब F-16 लिए थे तब भी ऐसा कोई नहीं। मुआहदा नहीं था कि आपने इंडिया के अगेंस्ट नहीं इस्तेमाल करने? ये आज का नहीं है। प्रेसिडेंट अयूब खान 1960s में हमें F-86 जहाज़ मिले थे जो 65 और 71 की जंग में लड़े थे। तो किसी ने अमेरिका से जब जहाज़ आए या आने वाले थे तो प्रेसिडेंट अयूब खान से किसी ने पूछा था, वो भी फील्ड मार्शल थे, उनसे पूछा था कि सुना है आपने मुआहदा किया है कि आप हिंदुस्तान पर नहीं चला सकते, उनके खिलाफ ये जहाज़ नहीं उड़ा सकते। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया था, मैं आज भी कर देता हूँ। उन्होंने कहा, अगर इंग्लिश में कहा था, मैं उर्दू में कोशिश करूँ, उन्होंने कहा अमेरिका ने भी अटैक किया तो ये जहाज़ हम अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं कि हमारी, और मैं आपके व्यूअर्स को क्लियर करता हूँ, हमारी कोई, आपने मुझे भी क्लियर किया है। कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट नहीं है हमारा कि सर, हम ये- कहीं नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो अभी ये- उड़ रहे थे। ये तो बहुत बड़ी गलत परसेप्शन पाई जा रही है, हर कोई यही कह रहा है। जी जी, मुझे भी बहुत सारे पूछते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट तक पूछते हैं, वो बड़े हैरान होते हैं। और मैं जब क्लियर करता हूँ, आज भी अगर खुदा न खास्ता हमारी जंग होती है और F-16 की काबिलियत है, और अगर हमने मिसाइल अपग्रेड कर ली हुई, F-16 अल्हम्दुलिल्लाह शामिल होगा। अगर कभी पहले भी रहा। पाकिस्तान ने F-35 भी ले ली अमेरिका से, तो उसका भी यही मुआहिदा होगा कि जहां मर्जी चलाएं, आपकी मर्जी। नहीं मुनीज़े, ये अमेरिका ऐसी चीज़ें इस तरह देता नहीं है। ये देखिए, इजिप्ट को उसने F-16 दिए हुए हैं 200, हमारे पास 75 है सिर्फ। इजिप्ट का 200 F-16 है। जो रेंज इजराइल को दी है उसने, जो मिसाइल दिए हैं, वो जो मैं MRAM-D कह रहा था, उनको 150 किलोमीटर वाला दिया हुआ है। और इन 200 जहाज़ों पे 60-70 से ऊपर वाला कोई मिसाइल नहीं है। तो फिर अब अमेरिका F-35 सऊदी अरब को देने में इंटरेस्टेड क्यों है? मेरा ख्याल है जब अनफोल्ड होगा तो हम एक और पॉडकास्ट करेंगे, और करना चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट पे कर लीजिएगा। वो इसलिए कर लेंगे कि वो देगा नहीं वो सारा कुछ जो स्टेट ऑफ द आर्ट होता है। अमेरिका रिस्ट्रिक्ट करके एक्सपोर्ट वर्जन से भी लोअर कैटेगरी देता है, ख़ास तौर पे अगर अरब मुल्कों का हो केस, और अरब मुल्कों का लाइकली इंगेजमेंट इजराइल के साथ होनी होती है। सारे मिडल ईस्ट के जो मुल्क हैं उनको वो मिसाइल नहीं दिए हुए जितने उसने इजराइल को दिए हुए हैं। सऊदी अरब के पास F-15 है, उसकी रेंज 100 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, और जबकि उसके जहाज़ों की 150 पौने 200 के करीब है। यानी उसने हमेशा इजराइल को एक्सपोर्ट वर्जन वाला फार्मूला नहीं लगाया या पाबंदी नहीं लगाई, इन मुल्कों पर लगाई है। 200 एयरक्राफ्ट F-16 क्या करेंगे अगर इजराइल से मुकाबला होता है और उधर से 150 किलोमीटर है, उनके पास 60-70 से ऊपर मिसाइल नहीं है। तो फिर एक हम 30-35 किस लिए वाला हैं? हमारे साथ दिफाई मुआहिदा किस लिए किया है सऊदी अरब ने? इसीलिए तो किया है। नहीं, हमारा किसी और वजह से किया, वो मिसाइल की वजह से नहीं आज आप किया। बहुत सी बातें ना ढके छुपे अल्फाज में कह रहे हैं। आप नहीं चाहते दुश्मन ममालिक को सारे राज एक ही पॉडकास्ट में पता चल जाए। मैं भी नहीं चाहता कि आप दोबारा ना बुलाएं। अच्छा, मैं चाहता हूँ बुलाती रहता कि एक दिन बताया तो आपने कहना बस ठीक है, आपने सब बता दिया, आप नहीं बुलाया। हुआ ये सऊदी अरब से क्या है, देखिए कतर पे हमला हुआ, कतर के पास क्या नहीं है। इंडिया का $85 बिलियन बजट है, हमारा $9 बिलियन है। आपको पता है कतर का कितना है? 130 बिलियन डॉलर। और फिर भी उसको अमेरिका से मदद चाहिए कि वो उसका दिफा करे। मैंने आपसे कहा कि क्या चाहिए, बीच में मिसिंग क्या होता है? एक होती है आपकी सलाहियत, कुव्वत इरादी, बड़ी खुद अच्छी मुख्तारी। आपने बड़ी अच्छी उर्दू बोल दी, मेरी इतनी अच्छी उर्दू नहीं है। एक होता है ही काबिलियत और एक होता है हौसला। काबिलियत और चीज़ होती है, हौसला और चीज़ होती सर, वो तो फिर सऊदी अरब का भी 70 बिलियन के करीब बजट होगा, है जी। और फिर भी उसने दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान के साथ किया है जिसका कितना गालिबन 10 बिलियन के करीब है। नहीं देखें, ये जो पाकिस्तान सऊदी अरब का हुआ है ये बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशन में हुआ है। लोगों को एक और मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जो आपकी मेहरबानी से मैं चैनल्स के जरिए क्लियर करता हूँ। लोग ये समझते हैं कि खुदा ना खासा जिस दिन पाकिस्तान पे हमला हुआ तो उनके F-15 हवा में होंगे, आ रहे होंगे, 35 F-35 जब आ गया जब आ गया। तो अगर उन पर हमला हुआ तो J-17 थंडर, J-10 रस्ते में होंगे, ऐसा नहीं होता। सिर्फ इतना ही नहीं, एटम बॉम्ब की भी बात है। एटम अपनी जगह, अच्छा, उसकी तो बात की तो फिर वो आपका अपनी चैनल- अपनी फिर जगह, आपका चैनल नहीं चलेगा, अपनी अपनी जगह, आपका इंटरव्यू नहीं चलेगा ठीक इतना। है। आपने पीस टाइम में बिल्ड करनी होती है कैपेसिटी, अमन के ज़माने में करनी होती है। ये नहीं होता कि जब जंग विसल बजेगी जंग की तो आप कहेंगे ले आओ जी J-10 ले आओ। सऊदी अरब के पास क्या है? अनलिमिटेड रिसोर्सेज। पाकिस्तान के पास क्या है? अनलिमिटेड रिजॉल्व, हौसला, ट्रेनिंग, पैशन, मैरी द टू, गेट द रिजल्ट। पीस टाइम में ये गलत परसेप्शन है कि हमें वो उस वक्त हम जाएंगे जब सर, हमने इन दोनों की शादी करवा दी थी और एक फौज भी बनाई थी और एक फौज भी बनाई थी राहील शरीफ साहब की क़यादत में। मैं तो चाहती हूँ कि मौका आए कि उसको इस्तेमाल किया जाए और उसकी क़यादत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के पास हो, तो फिर हम देखें
कि हम क्या वंडर्स कर सकते हैं? नहीं, अभी तक तो देखिए यही मुआहदा अगर काम कर जाए तो शायद और किसी फोर्स की ज़रूरत ना पड़े। और आपने जैसे मैंने कहा कि आपने एक बॉन्डेज दिखानी है, रिजल्ट दिखाना है, पीस टाइम में दिखाना है। मेरा जोर इस पे है। जंग के दिनों में आपको दुनिया दुश्मन आपको टाइम नहीं देता। आप बताइए, चलें आखिरी बात इस सवाल के जवाब में, रात को 12:30 बजे जब आपके बॉर्डर पे 85 जहाज़ रात को उड़ रहे थे, आ रहे थे, हर एक के ऊपर 4 से 6 मिसाइल लगे होते बियॉन्ड विजुअल रेंज, तकरीबन 350-400 मिसाइल लेके आ रहे थे हमलावर करने। उस वक्त आपने सऊदी अरब को कॉल करना था अगर हमारा मुआहदा हुआ होता। किसने करना था? हमने करना था खुद। हमने करना था खुद। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। अभी भी हमने किया है, हालांकि हम पर दबाव था, जवाब नहीं दो, तो- पर हमने देना था। तो हमने कोई ओआईसी का इजलास नहीं बुलाया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अगले यूनाइटेड नेशन से कंडेम नहीं कराया, हमने अमेरिका से वीटो नहीं कराया, हमने बुरा भला नहीं कहा, हमने डिप्लोमेटिक मूव नहीं की। पहले मारा, उसके बाद दुनिया से कहा हाँ जी क्या करना है। और अभी हम अफगानिस्तान के साथ भी इससे कोई मुख्तलिफ काम नहीं करेंगे। ना चाहते। वाना में देखें आप क्या किया। हमने तो आपके साथ जाते जाते आकर बैठ गए कि हम पीस टॉक करेंगे। आप हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, मगर वो हम की बात नहीं चाहते। मगर अब हम क्या वाना का जवाब देने के बाद फिर सोचेंगे कि हमने क्या करना है? बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत के साथ किया था। देखिए, मैं भारत से इसको इक्वेट नहीं करता। इधर जब भी होगा, जितना हुआ भी है वो अनविलिंगली हुआ है, बाय चॉइस नहीं हुआ, एक्साइटमेंट नहीं हुआ। मुत्तकी की स्टेटमेंट्स तो बाय चॉइस और बाय विल थी ना। नहीं, उनको कर लेने दें। हमने अपना स्टैंस रखना ना। हम दूसरे को मुंह लाल देख के हम अपना मुंह लाल नहीं करते। हमारा अपना ग्रेस है, हमारे मुल्क की एक अपनी फॉरेन पॉलिसी है, हमारी एक नेशनल इंटरेस्ट है। हमारी नेशनल इंटरेस्ट ये है कि हम टू फ्रंट नहीं लड़ते और लड़ना चाहते नहीं हैं। हमारी कैपेसिटी भी नहीं है, हमने बिल्ड भी नहीं किया कभी। हमारी फोर्सेस बिल्ड नहीं है टू प्रॉन्ग लड़ने के लिए, डिज़ाइन वाइज। ये नहीं कि हौसले वाइज, दोनों का फ़र्क है। डिज़ाइन वाइज नहीं करते कि डिज़ाइन होता है ना कि हमारी ये फौज इधर है, इतनी कोरें उधर लगेंगी, इतने फाइटर जहाज़ यहाँ हैं, इतने फाइटर जहाज़ उधर। नो, एम्प्लॉय होगा। और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अभी हमने जो किया है बाय अनविलिंगनेस किया है, बाय कंपल्शन किया है, नॉट थ्रू एक्साइटमेंट। और अगर हम मारेंगे भी खुदा ना खास्ता अगली दफ़ा, तो हम फिर सेलिब्रेट नहीं करेंगे इसको। हमारा ब्रदर मुल्क है, उनके इतने लोग हमारे मेहमान रहे हैं। और जो मैंने लास्ट प्रोग्राम में आपके क्लियर किया था कि आप मुत्तकी साहब के बात मुझे याद आई, उन्होंने हिंदुस्तान में कहा कि पाकिस्तान हाल देख ले ब्रिटिश का, उनको शिकस्त दी हमने, रूस का और फिर अमेरिका का। तो मैं रिपीट करता हूँ, अगर किसी ने मिस कर दिया तो भाई, इन तीनों मुल्कों ने या तीनों एम्पायर्स ने आपके मुल्क पर कब्जा किया था, आपके रिसोर्सेज पर कब्जा किया था, आपकी जगह छीन ली थी। तो हमने तो आपको अपनी जगह दी थी, तो आपका ये हमारे साथ सलूक करे, तो हमारा तो डिज़ाइन ही कोई नहीं है। हम इंटरेस्टेड ही नहीं है आपके कब्जा करने में। आप वो कब्जा करते थे तो उनको मगार इनके टेररिस्ट के जो अवार्ड्स हैं उनको टारगेट किया। हमने तो अपनी भी कोई जगह नहीं बनाई जिस तरह रूस और अमेरिका ने बनाई थी। खैर सर, क्योंकि वक्त कम है, मेरे पास 2-3 सवालात हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि लद्दाख में क्या चल रहा है? चीन भारत के अंदर घुस रहा है, वो वापस जाने को, बैक ऑफ करने को तैयार नहीं है। तो इंडिया इस वक्त 2 फ्रंट्स पे हॉस्टिलिटी फेस कर रहा है, एक हमारे साथ पाकिस्तान वाले पे, एक लद्दाख पे, और दूसरा हम गवादर पर भी अपना नोटम जारी कर चुके हैं और वहाँ पर भी हमारी मशकें जारी हैं। तो भारत को ज़्यादा परेशानी में मुब्तला तो नहीं हो गया? लद्दाख का सवाल आते ही आपको एक, फिर मैं बड़ा हिस्ट्री का शौकीन हूँ, तो मैं हिस्ट्री से जल्दी हम समझ भी लेते हैं, रिलेट कर पाते हैं। 1962 इन्होंने चाइना के ख़िलाफ़ कन्फ्रंटेशन की थी, और 1962 में जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे उनके, जो फाउंडिंग मेंबर थे इंडिया के। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर। अब आप सोचिए उनका ऑर्डर क्या था। इसी लद्दाख, यही बेस था जिस पर जब चाइना से जंग हुई तो उन्होंने फॉर्मल ऑर्डर्स जारी किए थे टू इंडियन एयरफोर्स कि इंडियन एयरफोर्स ऑफेंस लॉन्च नहीं करेगी चाइना का, वहाँ से लद्दाख से नॉर्थ में जहाज़ नहीं डिप्लॉय करेगी। हालांकि उस वक्त ब्रिटिश जहाज़ थे, इनके पास बड़े अच्छे जहाज़ थे, स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज़ थे, वो लंबी स्टोरेज। 2 चीज़ें करेगी सिर्फ इंडियन एयरफोर्स, एक मेडिकल इवैक्यूएशन और एक ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक का काम करेगी। लद्दाख बेस यूज़ होगा, कोई ऑफेंस नहीं लॉन्च होगा। अगर वो हाल उस वक्त था इनका, तो माइंडसेट आज भी वही है। तो ये ऑफेंस कोई चाइना के साथ बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि किसी स्टेज पर करेंगे, वरना तो मोदी साहब कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एज ए एनालिस्ट मैं अर्ज कर सकता हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि उधर कुछ ऑफेंस लॉन्च करने की पोजीशन में है, क्योंकि चाइना कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है मिलिटरीली, और ख़ासतौर पर एयरफोर्स, कोई कंपेरिजन ही कोई नहीं। इस बारे में क्या ख्याल है कि इंडिया ने INS विक्रांत को अरेबियन सी में रवां कर दिया और उसके ऊपर तैयारे मौजूद हैं? पाकिस्तान की PAF की क्या तैयारी है INS विक्रांत को काउंटर करने के लिए? अब मैं लाइटर जवाब ही देना शुरू कर दूं, क्योंकि इतने दफ़ा मैंने सीरियस दिया कि वो लोग समझेंगे कि ये ऐसे ही करता रहता है। विद ड्यू अपॉलॉजी, मेरा ख्याल है कोई वीडियो गेम बना लें विक्रांत की वो, और वीडियो गेम में ले आया करें, क्योंकि रियल लाइफ में तो मैंने 30-40 साल से नहीं देखा विक्रांत को निकलते हुए, नेवर। हम पीस टाइम जब प्रैक्टिस करते हैं, हम जब वॉर गेमिंग अपनी करते हैं, हम उसमें विक्रांत लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें ये रिजॉल्व, और रियल टाइम भी यही था बाय द वे,
ये जो विक्रांत इस दफ़ा इन्होंने लाने की कोशिश की, क्यों नहीं लाए? ये चंद किलोमीटर लाए और फिर वापस लेके चले गए। पाकिस्तान की बहरिया ने रिजॉल्व था उनका कि हम टारगेट करेंगे, उसके पास उनकी सलाहियत है। पाक फ़िज़ाइया का एक डेडिकेटेड फ्लीट था जिसने टारगेट करना था। ये मैं आपको बता सकता हूँ कि एंटी विक्रांत हमारा मिशन तैयार थे। और वो अपना INS विक्रांत लाकर यू टर्न लेकर वापस चले वो गए। यू टर्न इसीलिए ले लिया था कि सर्वाइवल इसमें था, और अगर विक्रांत डूब जाता तो उनका बहुत बड़ा माइट और गरूर डूब जाता, समंदर की तह में चला जाता, कि उन्होंने सोचा कि ये प्राइस कहीं ज़्यादा है। तो इस विक्रांत का मुझे आज तक ना वो समझा पाए हैं कि क्यों लिया था। ये विक्रांत लेना इनको चाहिए था अगर इन्होंने अफ्रीका में जाके जंग लड़नी थी या कहीं जाके ताइवान के साथ लड़नी थी। हमारे बॉर्डर मिलते हैं, हमारे जहाज़ एक दूसरे तक पहुंच जाते हैं, हमारे सरफेस मिसाइल पहुंच जाते क्या हैं। पता उनके बहरी जहाज इस काबिल ना हो तो उन्होंने सोचा हो कि हम अपने फाइटर जेट्स भी समंदर के रास्ते पाकिस्तान में 12 MiG-29 है मरीज़ वहाँ पे और फोटो खिंचा लेते हैं अभी। तो फिर लाइटर नोट में हमेशा कहता हूँ यार ये जहाज़ फोटो शूट के लिए रखा है। आखिरी बार फोटो शूट जैसे defend. S-400 वाले सीन में बैकग्राउंड में दिखाया गया जी था, जी वही उसी तरह वहीं से तस्दीक हुई कि अभी भाई भी हमने हुई है। टारगेट किया। अभी जो उन्होंने त्रिशूल एक्सरसाइज की है हिंदुस्तान ने हाँ जी, नोटम जारी किया, ये नोटम जारी 10 किया। नवंबर तक किया। जी जी वो खत्म हुई है अभी अभी खत्म हुई है। त्रिशूल का मतलब क्या है आपको थ्री आइडिया है? फोर्सेस का इकट्ठे नहीं त्रिशूल का लफ्जी मतलब क्या है? क्या है? त्रिशूल इनका एक वो है हिंदू लॉर्ड शिवा, ये उसका नेजा होता था, उसके 3 मुंह होते थे नेजे के, तो ये वो नेजा वाला अच्छा था। अच्छा अच्छा, जी, वो जी। जो उनके भगवान के हाथ में होता वो है। होता है और उसका नहीं और इसका मतलब क्या है शिवा का? लिटिल सेंस में मतलब है, शिवा उसको कहते थे नेजे को, और उसका लिटिल सेंस है टू एलिमिनेट इविल एंड रिस्टोर बैलेंस ऑफ पावर। अब ये इस शिवा के थ्रू एलिमिनेट इविल अच्छा एंड रिस्टोर बैलेंस करना हाँ, चाहते हैं। लेकिन करके ये देख लो। इक्वेशन बैलेंस नहीं कर कर सकेंगे। लेंगे, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मैं आज पहली बार ये आप ही से सुनूंगी जो मैं आपसे सवाल करने लगी, क्योंकि मैं सुनना चाहती हूँ कि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने किस तरह इंडिया के कटिंग एज फाइटर को चाइनीज़ गियर के ज़रिए हलाल किया। हाउ डिड दैट हैपन? ये तो एक अलग प्रोग्राम हो सकता है। ये आखिरी सवाल है मेरा। नहीं बहुत अच्छा सवाल है, बट इसको ये किया था मनीज़े कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैसे पहले भी शायद इनफॉर्मली आपके प्रोग्राम में भी कहा हो, ये वन डायमेंशनल नहीं था। ये जिसको हम मल्टी डोमेन कहते हैं, मल्टी डोमेन अब टर्म बन गया जो हमने कॉइन की है अल्हम्दुलिल्लाह। अब सारी दुनिया हमसे पूछना चाह रही है कि मल्टी डोमेन ऑपरेशन क्या होता है। हाँ जी। ये मल्टी डोमेन ये होता है कि हमने इंटीग्रेट किया हुआ था ज़मीन पे जो एयर डिफेंस कंट्रोलर्स हैं, जो वेपन फायरिंग करने वाले हैं, जो सर्वेलेंस रेडार्स हैं उनको, फिर हवा में हमने किया हुआ था पीछे उड़ने वाले एयर टू एयर रिफ्यूलर, फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाज़, फिर आगे फाइटर जहाज़, आसमान से सैटेलाइट से पिक्चर जो ज़मीन पर आ रही है, ज़मीन पर कंट्रोलर्स बैठे हुए हैं, और फिर साइबर वॉरियर्स जो बैठे हुए हैं ज़मीन पर अपने स्कोप्स के ऊपर जैमिंग करने, जिन्होंने गॉडजिला की कॉल में सुनाई जी थी, जी 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 सुनाई थी, निकाल के उठा ली थी आवाज़, ये वो लोग हैं जो बैठे हुए हैं। तो ये मल्टी डोमेन होता है, जहाज़ अब स्टैंड अलोन नहीं लड़ते। और मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, ये ऑर्केस्ट्रेट किया जाता है, जैसे म्यूज़िक ऑर्केस्ट्रेट किया जाता है, रिदम होता है, अपना अपना जगह होती है, अपनी अपनी पिच होती है। ये उसी तरह हर जहाज़ अब एलिमेंट ऑफ वॉरफेयर है। अब ये एक और आखिरी ज़रूर मैं कहूँगा कि जो हमने बिल्कुल नई डायमेंशन इंडिया को सरप्राइज़ किया वो है ड्रोन्स। हमारे ड्रोन्स सैकड़ों की तादाद में 20 से कुल को वज़न बारूद उठाए हुए इनके सब बड़े शहरों पर उड़ रहे थे। 400 to 700 किलोमीटर डीप इनसाइड गए हुए थे और इंडिया उनको नहीं शूट कर सका, और कई कई घंटे दिल्ली के ऊपर उड़ते रहे और इनके मोदी के गांव गुजरात पर उड़ते रहे। Because it was all dark, right? Not dark, because they were so small and they were so electronically protected. उसकी तफसील मैं नहीं बता सकता। Protected और अपने आप को डिसीव कर पाए और घंटों उड़ते रहे, तो इंडिया को मौका ही नहीं मिला उनको शूट करने और का। उसकी तफसील तो आप देंगे ना सर, जो हमने इसराइल के ड्रोन्स गिराए, इंडिया ने उड़ाए जो इंडिया ने इसराइली उड़ाए। ड्रोन्स। इंडिया नहीं, पॉसिबली इजराइलियों ने उड़ाए वहाँ से। जी जी, उनको टेक्नीशियंस की मदद हासिल थी। तो ये operators कहते थे कि पाकिस्तान को मदद दी तुर्की ने और चीन ने, तो इनको मदद दी इसराइल ने। हालांकि वी डोंट बिलीव इट कि हमें किसी ने मदद की थी। तो मैंने लास्ट टाइम आपके प्रोग्राम में कहा था कि उनके राफेल जो है मिराज 2000 फ्रांस के थे, S-400 रशिया का था, उनके चिनूक हेलीकॉप्टर C-130 अमेरिका के थे, मांगे तांगे और की S-400 रशिया का था। सर, मांगे तांगे मांगे की तांगे नहीं, forces आपने जब ले आए आपके घर में, आपने गन ले ली तो आपकी हो तो गई। वो आपकी हुई ना, आपकी हुई। आपने फायर करना है, कैसे करना है, वो गन का कमाल नहीं सर है। जो आपका था वो तो तेजा था ना, जो आपने साइड पे रख दिया कि अभी इसके पुर्जे शुर्जे पूरे नहीं है, जब होंगे तो फिर बात करेंगे। खालिद चिश्ती साहब, गुफ्तगू बहुत इंटरेस्टिंग थी और मुझे ज़ाती तौर पे बहुत कुछ सीखने को मिला, काफ़ी नई चीज़ें, और मुझे उम्मीद है कि हमारे नेबर्स को भी इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिले और एक बार उनकी आंखें खुले और उन्हें पता चले कि असल में उनके साथ क्या हो रहा है, उनके जो सरबराह हैं वो उनके साथ क्या कर रहे हैं, नैरेटिव एंटी पाकिस्तान बेच रहे हैं और प्रॉफिट वो अपनी ज़ात के लिए वोट की मद में ले रहे हैं। खैर,
प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए Always a और थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।